हाँ जी बच्चा पार्टी, वेलकम टू डाउटनेट। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे हैं, है ना? और बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना? कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली हर बार की तरह सेम रीजन, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को देख के। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। तो बच्चा लोग, मैं हूं विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी? अपने चैप्टर के बारे में। कौन सा चैप्टर? मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, है ना? तो इसमें क्या बात करी थी हमने, वो जानने से पहले चलो फटाफट देख लेते हैं कि आज एक्चुअली में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलो ओवरव्यू पे आ गए हैं और देखते हैं ओवरव्यू में क्या है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास है संघभट्टा तथा भ्रूणता परिवर्धन। फिर अपरा के कार्य के बारे में जानेंगे कि उसका क्या काम है यहाँ पर। फिर ग्रेस्टुलेशन के बारे में, फिर भ्रूण का विकास देखेंगे आखिरी में। ठीक है, ओके। तो ये हमारा इस लेक्चर का ओवरव्यू है, ये चीजें हम आज देखने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं कि देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी। तो हमने क्या बात करी थी भाई? मानव में लिंग निर्धारण की बात करी थी। हाँ ठीक है, तो हमने वहां पे क्या देखा था कि भाई जो शिशु होता है ना, जो उसका लिंग होता है यानी कि जो उसका सेक्स होता है, वो कौन निर्धारण करता है कि लड़का है या लड़की है? जिसके बारे में हमने बात करी थी। कौन निर्धारण करता है? कौन उसको क्या करता है कि भाई अच्छा कि ठीक है इस वजह से लड़का होगा या लड़की होगा, लड़की होगी। फिर जो स्त्री होती है यानी कि जो फीमेल होती है, जो उसके गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसका स्वरूप क्या होता है भाई? XX होता है एक फीमेल के पास। हमने यही बात करी थी। वही जो मेल है यानी कि नर है, उसका जो क्रोमोसोम है मतलब गुणसूत्र है, वो क्या होता है? XY होता है। इसका मतलब कि जो होने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? इस Y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये Y किसके पास है? मेल के पास है, यानी कि ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है ये। ठीक है, जो सेक्स डिसाइड करता है कि ये सेक्स लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, चलो फिर हमने क्या देखा था भाई कि स्त्री द्वारा उत्पादित अगुणित युग्मकों यानी कि क्या है? अगुणित युग्मक क्या है? अंडाणु यानी कि एग। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है इसका मतलब। ठीक है, लिंग का मतलब क्या होता है? सेक्स। ठीक है, और गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। ठीक है, वही जो नर होता है, ठीक है, जो उससे बनते हैं युग्मक, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं? शुक्राणु यानी कि स्पर्म बोलते हैं उनको। ठीक है, और उस स्पर्म में क्या होता है जो डिसाइड करता है कि बेटा होगा या बेटी? वाई होता है वो। ठीक है, वाई क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब जो 50% स्पर्म होते हैं मेल के अंदर, उनमें क्या होता है? उनमें एक्स होता है, एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और जो बचे हुए 50% हैं किसमें? स्पर्म में, शुक्राणु में, उसमें क्या होता है? वाई लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये देखा था हमने। इसके बाद क्या बात करी थी? इस सब के होने के बाद हमने क्या देखा था कि भाई जो हमारे पास युग्मनज है, ठीक है, हमारे पास जो जाइगोट है, इसमें क्या है? ये जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, युग्मनज के बाहर इसमें, और यहाँ पे क्या है? ये कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये दोनों लेयर इसके बाहर मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? एक समसूत्री विभाजन जैसा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विदलन बोलते हैं। जब ये विदलन की प्रोसेस यहाँ पर होती है तो क्या होता है? यहाँ द्विकोशिकीय संरचना बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है? ये जो सेल होती है एक होती है, यहाँ पर आके क्या? दो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वही जब फिर रिपीट होगा तो ये 2 4 में हो जाएंगी, 4 से 8 हो जाएगी, 8 से 16 हो जाएगी, और ये 16 से 32। ठीक है, यानी 32। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 32 कोशिकीय संरचना बन रही है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर बनता है ना, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती है, क्या करती है भाई? इस तरीके से एक ये संरचना बनाती है ना, और एक ये कोशिका यहाँ पे गुच्छानुमा संरचना बनाती है। ठीक है, गुच्छे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं, तो ये 2 में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, इसको हमने क्या नाम दिया था? पोषकोरक यानी कि ट्रोपोब्लास्ट बोला था। ठीक है,
और ये जो रेड रेड पोर्शन है इसको क्या बोला था, अंतर कोशिकीय समूह यानी कि इनर सेल मास बोला था इसको, ठीक, ये बात करी थी। अब यहाँ जो ये गुहा यानी कि कैविटी बन रही है इसको हमने क्या बोला था, ब्लास्टोसील बोला था। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये सब पूरा, इसको क्या बोला हमने, कोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट। ये था हमारा रिकैप, हमने ये बात करी थी अपने लास्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट था, नहीं ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि एक्चुअली में हमको आज क्या देखना है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर हम ये जो स्ट्रक्चर है इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर आते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने क्या देखा था भाई, ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, ट्रोफोब्लास्ट बोला था। साथ साथ नाम लिखते चलते हैं। ये क्या है हमारा, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब इसके अंदर ने क्या देखा था, एक गुच्छानुमा संरचना थी, स्ट्रक्चर था, ठीक है। जो क्या था हमारा, गुच्छानुमा जो थी इस तरीके से ये स्ट्रक्चर था ना। ये क्या था, इनर सेल मास था, है ना। ये क्या था, इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है, ये था, करेक्ट। ओके, अब जब संघनता के बाद ये जो सेल्स होती हैं ये फिर से क्या होती है, डिवाइड होती हैं, ठीक है। ये सेल्स फिर से डिवाइड हो जाएंगी और क्या करेंगी, ये सेल्स फिर से डिवाइड हो जाएंगी यानी कि विभाजित होंगी और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती हैं, और क्या करेंगी, अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेंगी ये विभाजित होकर, ठीक है। चलो देखते हैं। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है, हम ट्रोफोब्लास्ट की बात अगर करते हैं तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना ये दो में डिवाइड हो जाता है, ये दो में डिवाइड हो रहा है ट्रोफोब्लास्ट। फर्स्ट को हमने क्या बोला भाई, दूसरा साइटो ट्रोफोब्लास्ट, साइटो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, पहली ये रही। दूसरी क्या थी भाई, सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा ये रहा, ठीक है। तो ये दो में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये कोशिका जो होती है कौन सी, ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट, ये आगे चल के विभाजित होती है मतलब डिवाइड होती है और इन दो में ये डिवाइड हो जाती है, ठीक। चलो ठीक है, देखते हैं ये क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जब विभाजित हुई तो इसने क्या बनाया भाई, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ओके, अब ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा ये वाला, ये कहलाएगा हमारा जो फर्स्ट लेयर है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब क्या होता है, इसी के बाहर एक और लेयर होती है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है इसके बाहर एक और लेयर होती है। कौन से कलर से उठाएं, रेड उठा लेते हैं, चलो। इस तरीके से, अच्छा रेड नहीं उठाते, रुको, हम यहाँ पे ग्रीन उठाते हैं। इस तरीके से ये बाहर एक लेयर होती है इसके, ठीक है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट जो डिवाइड हुई थी ये तो किस में डिवाइड हुई थी, हमने क्या बोला कि भाई एक तो साइटोट्रोफोब्लास्ट में और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में। तो पहली वाली तो ये हो गई, ये जो ग्रीन वाली लेयर है ये कौन सी हमारी दूसरी लेयर है, यानी कि सिनसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब ये तो ये बाहर वाले स्ट्रक्चर की हमने बात करी, ये जो अंदर वाला ये वाला स्ट्रक्चर है गुच्छानुमा, ये क्या होगा, ये भी ऐसी करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी अलग अलग कोशिका बनाएगा, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। ये क्या करेगा कि भाई एक तो इस तरीके से कोशिका ये बना लेगा, ठीक, और एक इसी के पीछे एक और सेल होगी, ठीक है,
इसके पीछे एक और सेल होगी, ठीक है ना, ये इसके पीछे एक और सेल हो गई। अब क्या होता है, जो आगे वाली है ब्लू वाली जो है, ठीक है, ये जो ब्लू वाली है इसका क्या नाम है, एपीब्लास्ट, ठीक है, इसका नाम क्या है, एपीब्लास्ट। और ये जो इसके पीछे दूसरी वाली है, येलो वाली है, इसका नाम क्या है, हाइपोब्लास्ट, ठीक है। ये जो हमारा इनर सेल मास था ये इन दोनों में डिवाइड हुआ, और ये जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट था वो इन दोनों में डिवाइड हुआ। यहां तक क्लियर सबको है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे भाई, कि जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो अपनी लेयर्स को, अलग अलग लेयर्स को कैसे बनाता है, कैसे यहाँ पर उसका निर्माण होता है, तो हम अब वो बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बात करी थी, जो 7th डे होता है, ठीक है, 7th डे में क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में पहुंच जाता है, यही बात करी थी हमने, है ना। जो 7th डे होता है वहां पे जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में पहुंच जाता है। 8th डे में क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, ये दोनों लेयर ट्रोफोब्लास्ट की, ये भी लेयर और ये भी लेयर, ये क्या करती है, ये जो सेल्स होती हैं एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं। 8वें दिन ये एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है, कौन सा, HCG, जिसके बारे में बताया था कि भाई पता चलता है कि हाँ एक जो विमेन है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, एक उत्कीय, हाँ एक उत्कीय क्या होता है, संबंध बनता है, जो भ्रूण होता है उसके बीच में और मादा के बीच, मतलब जो उसकी मदर है, ठीक है, एम्ब्रियो और मदर के बीच में एक रिलेशनशिप बनती है, ठीक, किसकी, टिश्यूज की रिलेशनशिप बनती है, ठीक है। तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं भाई, लो इस तरीके से दिखा दी हमने, ये क्या बन रहा है, रिलेशनशिप है इनके बीच में, मदर और एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है, इस तरीके से हो गई। और ये क्या होता है, ये रक्त वाहिनी होती है, जो किससे जुड़ी हुई होती है, मदर की बॉडी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, रक्त वाहिनियां, ठीक है। तो ये क्या है, रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, यानी कि प्लेसेंटा बोलते हैं इसको, ठीक है, अपरा यानी कि प्लेसेंटा। और ये क्या होती है, ये उत्कीय क्या होता है, संबंध होता है, टिश्यूज से बनी हुई होती है, ठीक है, ओके, यहां तक सबको क्लियर है ना, ठीक है, चलो क्लियर है तो आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है इसमें, चलो आगे देखते हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं कि भाई जो अभी हमने देखा है ना, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये उसके बारे में, ठीक है। चलो ये बोल रहा है भाई कि भ्रूण के अंतरोपरण के बाद पोषकोरक पर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, उंगली जैसी जो संरचनाएं थी उन्हें क्या बोला हमने, जरायु अंकुरक, ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके थी ना संरचना, ये इस तरीके से थी, ये जो थी संरचना, ये क्या है, जरायु अंकुरक होती है। ये जरायु अंकुरक क्या करता है भाई, ये गर्भाशय के ऊतक होते हैं, बताया था, है ना, और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, ब्लड होता है, ठीक है, रक्त वाहिनियां बोला था हमने, ठीक है। अब जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरा गुलीयुक्त हो जाते हैं, मतलब आपस में गुमड़ गुमड़ हो जाते हैं, ठीक है, और संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण, ठीक है, और मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल, और क्रियात्मक, यानी कि जो प्रोसेस हो रहे हैं वहां पे, इकाई को गठित करते हैं, मतलब कि बनाते हैं, ठीक है, जिनको आप अपरा कहते हो, यानी कि प्लेसेंटा होता है वो, ठीक है, बच्चा किस में होता है, प्लेसेंटा के अंदर ही तो होता है ना, तो ये अपरा क्या है, वही प्लेसेंटा है, ठीक है, ओके, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्लेसेंटा है ये, ठीक है, देखो क्या दिख रहा है, ये वाहिनियों सहित नाभि रज्जु, ठीक, ये क्या है, भ्रूण, ओके, और अपरा रसाकुर यहाँ पे ये जो है,
इस तरीके से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपरा के कार्य कि भाई ये जो है इसका बेसिकली क्या काम है अपरा का, ठीक है, प्लेसेंटा का। तो भ्रूण को ऑक्सीजन देना है ना, कि जो बच्चा है उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, इसी प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगी। पोषण देना, ठीक है, यानी कि उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए भाई आगे बढ़ने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वो सब किससे मिलेगा, प्लेसेंटा से मिलेगा। इसकी क्या आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। मतलब ये एक बच्चे को क्या दे रही है, पोषण भी दे रही है और ऑक्सीजन भी दे रही है। इसके साथ साथ अगर बच्चा क्या अंदर जो उसके अवशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, जो अपनी बॉडी से वो रिलीज कर रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ रहा है, वो भी क्या कर रही है, बॉडी से बाहर निकाल रही है। मतलब एक तरफ तो ऑक्सीजन अंदर लेकर आ रही है, दूसरी तरफ वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है, ठीक है। अपरा एक नाभि रज्जु यानी कि जिसको हम एम्बिकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, द्वारा भ्रूण से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यकता वाले पदार्थ होते हैं उनको अंदर लाने तथा बाहर ले जाने का काम में मदद करता है, ठीक है। क्या मदद करता है, एम्बिकल कॉर्ड जो होती है। कभी सुना है, कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा होता है तो कभी कभी बोलते हैं डॉक्टर कि नहीं भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस लेडी का पर्टिकुलर, कि क्यों करना है, कि भाई ये जो नाल है, ठीक है, कहाँ चली गई, ये जो नाल है यानी कि एम्बिकल कॉर्ड है, बच्चे के गले में फंस गई है, ऐसे हम बहुत बार सुनते हैं। तो ये वही एम्बिकल कॉर्ड होती है जो बच्चे जो उसमें फंस जाता है, तो क्या बोलता है डॉक्टर कि बच्चा फंस गया इसमें, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एम्बिकल कॉर्ड होती है उसी की वजह से जब तक ये नॉर्मल रहती है तब तक चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। अगर ये गले में फंस जाती है या कुछ भी हो जाता है तो वहां पे डॉक्टर ऑपरेट करने की सलाह दे देते हैं, ठीक है। तो यही वो एम्बिकल कॉर्ड है, तो बच्चे को पोषक तत्व वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसको दे रहे हैं, और जो उसके वेस्ट जो मटेरियल है उसको क्या कर रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है, इसी के थ्रू होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपरा अंततः स्त्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है। अनेकों हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी कि HCG। HCG के बारे में हमने बात करी थी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, ये HCG का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है जो प्रेगनेंसी किट आती है तो उस किट में क्या होता है, जब यूरिन के ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो 2 लाइंस आती हैं। अगर सिंगल लाइन आ रही है तो मतलब लेडी प्रेग्नेंट नहीं है या रिजल्ट इसका क्या है, खराब हो गया है, ठीक। और अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वहां पर इस तरीके से 2 लाइंस आ जाती हैं। तो वो दूसरी लाइन जो आती है वो किसकी वजह से आती है, इसी HCG की वजह से आती है। अगर ये बॉडी में लेवल अपने नॉर्मल जो उसकी क्वांटिटी होती है उससे बढ़ जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, HCG हो गया, मानव अपरा लैक्टोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रोजन हो जाता है, ठीक है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वहां पे क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। संघभरता के उत्तराधिकारी अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी सिक्रीट होता है, रिलैक्सिन नामक का, ठीक है। हमें ये याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन एक फीमेल में केवल संघभरता यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती है उसी स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। ये हमारी बॉडी में तभी आएंगे जब हम प्रेग्नेंट होंगे। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं है तो उसकी बॉडी में तीनों हार्मोन्स नहीं होंगे, ठीक है, अपने लेवल से नीचे हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोन्स भी होते हैं वहां पर जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। कौन से भाई, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो जाता है, कोर्टिसोल हो जाता है, ठीक है, थायरोक्सिन हो जाता है। इन सभी जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना तो ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, हाई हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको ये शिकायत हो जाती है कि भाई उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, किसी किसी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इन हार्मोन्स पे कि कौन सा ज्यादा सिक्रीट हो गया है। होते सभी हैं लेकिन कौन ज्यादा हो गया है तो दिक्कतें वहां आती हैं बॉडी में, ठीक है। ओके चलो
मात्रा संघनता के दौरान माता के रक्त में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जितनी मतलब बॉडी में है ना उससे बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाती है, तभी तो वो शो होगा। ठीक है, अगर बॉडी हल्की फुल्की गर्म होगी तो पता नहीं चलेगा ना कि बुखार है। इन हार्मोन्स के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तनों तथा संघनता को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ये जो हार्मोन्स होता है इनका बढ़ना जरूरी है। ठीक है, एक प्रेगनेंसी को गुड प्रेगनेंसी बनाने के लिए अगर ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी अच्छी कैसे होगी? जो होने वाला बच्चा है उसको वो चीजें कैसे मिलेंगी जो एक फीमेल की बॉडी में है? जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपनी माँ के शरीर से ही तो उसको पोषण मिलता है ना, हर एक चीज वो उससे ले रहा है। जब ये चीजें वहां पे अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगी तो क्या होगा, बच्चा कमजोर पैदा होगा, या हो सकता है कि उसमें कमी पैदा हो जाए, कोई कमी के साथ वो बच्चा पैदा हो जाए अगर ये जो हार्मोन से रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, इससे पहले एक चीज और देखते हैं, अपरा के बारे में ही पढ़ते हैं। चलो, कि जो अपरा है, अपरा अच्छा एक काम करते हैं, यहां लेकर आते हैं इसको। ठीक है, ओके अब देखते हैं। चलो अब बात करते हैं हम अपरा की, यानी कि प्लेसेंटा। ठीक है, अब अपरा क्या करता है, हमने क्या बात करी, हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, ये क्या रिलीज कर रहा है, हार्मोन्स। ठीक है, इसने हार्मोन्स रिलीज करे। ठीक है, सबसे पहला कौन सा इसने हार्मोन रिलीज किया भाई, HCG की बात करते हैं हम। सबसे पहले इसने HCG रिलीज किया। क्या होता है HCG? ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये रिलीज करता है। ठीक है, हार्मोन। ठीक है, ये रिलीज किया, HCG इसने रिलीज किया। इसके बाद कौन सा रिलीज करता है, एक और होता है वहां पे। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी HPL, है ना, ह्यूमन अपरा, इस ऐसी कुछ बात करी थी हमने, याद है आपको? हाँ, क्या था वो था ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, प्लेसेंटल की जगह हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे, अपरा पढ़ा था, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये जो HPL है ये क्या होता है, ये जो HPL होता है ये किस में जाता है, स्तन ग्रंथि में जाता है। ठीक है, ये कहां गया, स्तन ग्रंथि यानी कि मेमोरी ग्लैंड में गया। मेमोरी ग्लैंड, ये कहां जाता है, मेमोरी ग्लैंड में जाता है। क्यों जाता है, अगर ये मेमोरी ग्लैंड में जाएगा तभी तो वहां पे मिल्क का सिक्रीशन होगा, है ना। जब बच्चा बाहर आएगा तो उसको जो है मिल्क चाहिए ना अपने पोषण के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं कि भाई जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं होता है उसको सिर्फ एक माँ का दूध ही चाहिए होता है। किस लिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन होता है, एक बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो कैसे होगा, वो इसी हार्मोन की वजह से होगा। तो इसीलिए इस हार्मोन का स्तन ग्रंथियों में जाना बहुत जरूरी है। और इसी की वजह से जब वहां पर जो स्तन होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो साइज होता है, जो ब्रेस्ट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। ठीक है, साइज जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। ओके, अब क्या,
अब भाई हम जानते हैं कि जो मादा के शरीर में उपस्थित हार्मोन्स होते हैं, अगर हम बात करें कि भाई जो मादा है, ठीक है, उसके शरीर में क्या है, उसके शरीर में हार्मोन्स हैं, ठीक है। ये जो हार्मोन्स है इनका जो स्तर है यानी कि जो लेवल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इनमें वृद्धि हो जाएगी। अब ये चीजें हमें मालूम है, तो ये क्या होंगे, हार्मोन इंक्रीज हो जाएंगे। इन हार्मोन के बाद और भी हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। कौन से हार्मोन हो गए भाई, एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। इनके अलावा कौन से हैं, प्रोलैक्टिन है, थायराइड है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सारे के सारे अपना लेवल इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, जब विमेन क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और ये सब इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ठीक है, चलो यहां तक सभी को क्लियर। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जो भ्रूण होता है उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, और वहां हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे गैस्ट्रुलेशन में देखेंगे उसको, ठीक है। चलो बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन की। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है बेसिकली, किसे कहते हैं, जो भ्रूण में परिवर्धन होता है, किसे बोलेंगे, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, इसमें क्या हो रहा है, परिवर्धन, ठीक है, बदलाव, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे, ठीक, बिल्कुल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बात करी थी कि भाई ये क्या था, हमारा ट्रोफोब्लास्ट था, है ना, ट्रोफोब्लास्ट था ये, और इसके अंदर क्या था, ये था हमारा ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर क्या थी, इनर सेल मास, ठीक है, इसके अंदर क्या थी, इनर सेल मास थी। लो उसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं फिर से हम, ये रही, ठीक, चलो ये हो गया। अब क्या होता है, हमने बात करी थी कि ये दो परतों ने क्या होती है, यहाँ पर जो दो परतें होती है, कौन सी, क्रॉनिक, ठीक है, वो बनाई थी यहाँ पर, ठीक है, दो परत, ठीक है, दो परतों का यहाँ पे क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, यही बात करी थी हमने, ठीक है ना, यही बात करी थी कि यहाँ दो परतों का निर्माण हुआ था। फिर क्या होता है भाई कि ये क्या करता है, अगर हम बात करें इसकी, क्या करता है, ये जो इनर मास होता है, ये जो होता है, ठीक है, इसको चलो हम बाहर लेकर आते हैं, इसको हम बाहर लेकर आते हैं, ठीक है, रेड कलर से बनाया ना, लो हम इसको बाहर लेकर आ गए इस तरीके से, गुचड़ मुचड़ ये गुच्छा बन गया है, ठीक है, इसको हम बाहर लेकर आ गए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, यहाँ क्या हो गया, अपना सेल डिवीजन हो गया, यानी कि जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो उनमें क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है कोशिकाओं में, ठीक है, सेल डिवीजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब सेल डिवीजन हुआ है तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या आएगा, इसको हटा के यहां लिख देते हैं ताकि हमारे स्ट्रक्चर में ये परेशानी ना करे, परिवर्धन तुम यहां आ जाओ, ठीक है ना। चलो इसको हमने क्या बोला था कि ये भी क्या करता है, दो सेल्स बना लेता है, दो कोशिका बना लेता है, ठीक है। तो कैसी कोशिका बनाता है भाई, एक तो इसने बनाई इस तरीके की कोशिका, है ना, अब इसके पीछे ही एक और कोशिका बनाता है ये इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से एक संरचना होती है ना, ऐसी होती है, ठीक है। अब इनके चलो नाम लिख लेते हैं, हमें क्या मालूम था भाई, ये क्या होता है, हाइपोब्लास्ट होता है, हाइपोब्लास्ट, ठीक है, ये क्या था, एपिब्लास्ट, ठीक है। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर होता है, नीचे वाली जो डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिमिटिव स्ट्रिक,
ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रिंग बोलेंगे इसको। और ये जो ऊपर ये बॉल सा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिमिटिव नोड। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रिमिटिव नोड्स हो गया, ये प्रिमिटिव स्ट्रिंग हो गया, एपीब्लास्ट हो गया और ये हाइपोब्लास्ट हो गया। ये क्या है? ये वाली इनर मास सेल जो है ना, ठीक है, इनर सेल मास, ये इस तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, जो एपीब्लास्ट है ना, यहाँ पर क्या होता है, एपीब्लास्ट में ये जो है, कहाँ गया एपीब्लास्ट? ये रहा, ये जो एपीब्लास्ट है, यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, ये जो नोड होता है, ठीक है, ये जो नोड होता है इससे होते हुए लेयर बनाना शुरू करती है, इससे होते हुए लेयर बनाना शुरू करती है। ठीक है, कौन सी लेयर बनाता है ये एपीब्लास्ट? देखें, चलो चलो, ओके, चलो देख लेते हैं एपीब्लास्ट को। अगर हम बात एपीब्लास्ट की करते हैं, एपीब्लास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या बना रहा है, इस तरीके से 3 लेयर बनाएगा। ठीक है, कौन कौन सी 3 लेयर बनाई इसने जी? इसने बनाई सबसे बाहर बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ठीक है, इसने एक्टोडर्म बनाई एक। पढ़ाई पे ध्यान दे लो यार थोड़ा सा, इधर उधर बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी टाइम वेस्ट कर दोगे ना तो कल को टाइम जो है तुम्हें वेस्ट कर देगा। यही वो टाइम है जब पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, थोड़ा सा ध्यान लगा लो, चैटिंग छोड़ दो, यहाँ देख लो। ठीक है, तो ठीक है, अब सबसे पहले ये कौन सी लेयर बनाएगा? सबसे पहले ये बाह्य त्वचा बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी लेयर बनाता है? उसके बाद ये बनाता है अंतः त्वचा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या बनी? अंतः त्वचा, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं, एंडोडर्म। पहले नंबर पे ये बनी, दूसरे नंबर पे ये बनी। ये दोनों लेयर जब बन जाती हैं उसके बाद क्या होता है, फिर ये बीच वाली आती है। बीच वाली कौन सी होती है? मध्य त्वचा। ठीक है, यानी कि मेसोडर्म। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे बनती है। सबसे पहले बाह्य त्वचा बनेगी, फिर अंतः त्वचा बनेगी, फिर ये मध्य त्वचा बनेगी। इस चीज को ध्यान रखना कि ये वाली जो होती है लास्ट में बनती है, जबकि होती बीच में है। होती बीच में है लेकिन बनती लास्ट में है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ओके, चलो अब इनका थोड़ा सा काम देख लेते हैं कि भाई ये जब बन रही है तो काम भी तो कुछ कर रही होंगी ना, फालतू में तो बनेंगी नहीं। ठीक है, अगर हम जो बाह्य त्वचा होती है इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो भ्रूण होता है ना, ये भ्रूण का तंत्रिका उतक बनाती है। ठीक है, तंत्रिका उतक बनाने का काम कौन कर रही है? ये बाह्य त्वचा कर रही है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब अगर हम मध्य त्वचा की बात करते हैं तो ये जो मध्य त्वचा होती है ये क्या काम करती है? ये बनाती है संयोजी उतक। भ्रूण में संयोजी उतक का निर्माण करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ किसका? पेशीय उतक का भी निर्माण करेगी। पेशीय उतक। ठीक है, ये जो मध्य त्वचा हो गई ये क्या करेगी? पेशीय उतक और संयोजी उतक बनाने का काम करेगी। अब बच गई भाई हमारी अंतः त्वचा। ठीक है, ये क्या काम करती है? तो भाई जी ये क्या करेगी? उपकला, उपकला उतक का निर्माण करती है। ठीक है, उपकला उतक का निर्माण करती है ये। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब जी तीनों जो है ये बन गई हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन गई है हमारी। अब इसका मतलब ये है कि भाई जो भ्रूण के विकास की जो क्रिया है वो इन सबसे मिलके हो रही है। भ्रूण के विकास की जो क्रिया है वो इन सबसे मिलके हो रही है, जिसको क्या कहेंगे हम? जिसको कहेंगे भ्रूणीय परत।
ठीक है, तो ये तीनों मिलके क्या कहलाएंगी? भ्रूणीय परत कहलाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? हाँ, नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल सी साधारण से शब्दों में बताया जा रहा है, तो इन शब्दों को ध्यान पूर्वक सुन लो, ध्यान से सुन लो, अपने यहाँ दिमाग में बैठा लो। ऐसा नहीं यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। ये सुनना है और अपने कानों के बीच में रखना है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। कभी देखा है जो घोड़े होते हैं उनका क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ होता है, क्यों लगाते हैं? ताकि उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, है ना, इसलिए लगाते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही क्या करना है आपको, अपना ध्यान बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इधर उधर नहीं भटकाना है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना 12th के साथ साथ। अगर आप यहीं पे चीजें नहीं सीखोगे तो क्या करोगे आगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो ज्ञान मिल रहा है उसको ले लो। अच्छी चीजें जहां से भी मिले उन्हें क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए, गलत चीजें भगा देनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान दो और समझो। चलो, ये यहाँ तक का होता सारा खेल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जो हमने अभी तक पढ़ा है, चलो एक बार देख लेते हैं कि ये सब हम क्या बोल रहा है, हमको ये हमसे क्या बोलना चाह रहा है। तो ये हमको बोल रहा है कि भाई जो अंतःरोपण के बाद तुरंत अंतरकोशिका समूह जो होता है, यानी कि जो भ्रूण बाह्य त्वचा बनाता है, यानी कि एक्टोडर्म, यही बात करी हमने, ठीक है। बाहरी स्तर और अंतः त्वचा यानी कि एंडोडर्म बनाता है, यही बात करी। और एक भीतरी स्तर यानी कि जो अंदर का एक लेयर होता है वो बनाता है, विभेदित हो जाती है इसके द्वारा। मतलब जब ये बाहर की बनी और अंदर की बनी तो इससे क्या होती है, एक बीच की लेयर और आ जाती है, ठीक है, जिसको हम मेसोडर्म नाम देते हैं। इस बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच जल्दी ही मध्य स्तर यानी कि मेसोडर्म बन जाती है, ठीक है। ये तीनों स्तर वयस्कों में सभी उत्कों यानी कि अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहां ये उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम कोशिकाएं यानी कि स्टेम सेल्स कहते हैं, हाँ, जिनमें ये क्षमता होती है कि वो सभी अंगों एवं उत्कों को उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। क्लियर यहां तक? ये सारी वही चीजें लिखी हैं जो हमने क्या किया है अभी पीछे, जिनके बारे में बात करी थी, ठीक, ठीक है। चलो, ओके, भ्रूण का विकास, यहां पे एक वीडियो थी, मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। कहाँ गया भ्रूण का विकास? चलो आगे बढ़ते हैं, शायद वो इसके बाद है। अच्छा हाँ, ये था उसके बाद। भ्रूण का विकास की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, सबसे छोटा, कहाँ गया, ये क्या है, सबसे छोटा होता है, ठीक है, जो शुरुआती होता है, यानी कि जो दूसरे मंथ में हमको दिखता है, ठीक है। ये क्या दिखता है हमको, दूसरे मंथ में दिखता है। कहाँ चला गया, ये आया। उसके बाद ये ऐसा दिखने लगता है हमको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ इस तरीके से ये बढ़ता है तीसरे चौथे महीने में। फिर बच्चा इस तरीके से दिखने लगता है, जब उसके क्या है, देखो यहाँ पे रिब्स दिखाई दे रही है आपको, बैकबोन दिखाई दे रही है, इसका देखो आईज भी दिखने लग गई है धीरे धीरे, है ना। उसके बाद देखो कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, और क्लियरिटी आ जाती है इसके अंदर। फिर देखो ये और बड़ा होता है ना, 6 मंथ के आसपास। इसका ब्रेन यहाँ देखो कितना डेवलप हो चुका है, ठीक है। इसके जो अंदर के जो क्या है, अंदर के जो इसके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से देखो दिखाई देने लग गए हैं। फिर यहाँ देखो ये और डेवलप हो गया है, इसके दिख रहा है यहाँ पे, इसकी पूरे बॉडी के अंदर जो दिख रहे हैं, ये देखो इसकी रीढ़ की हड्डी भी कितनी अच्छे से दिख रही है, ठीक है। और ये देखो इसका क्या है, ब्रेन भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। और ये क्या है, हमारा जब 9th मंथ का बच्चा हो जाता है, मतलब उसके पैदा होने से पहले कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो, अगर हम भ्रूण के विकास की बात करते हैं तो क्या है कि भाई भ्रूण के विकास में अगर देखें तो जो संघभरता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है सबसे पहले, ठीक, क्योंकि बच्चे में सबसे पहले क्या आती है, धड़कन आती है। जैसे ही बच्चा 1.5 महीने का होता है या उससे ऊपर होता है तो क्या हो जाता है,
उसमें धड़कन आ जाती है, जिसको हम किससे सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, जो डॉक्टर अपने कानों में डालते हैं ना और ऐसे करके ऐसे करते हैं वो। ठीक, एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत उसके हृदय की धड़कनों को ध्यान से सुन के बताया जा सकता है। सबसे पहले जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो यही देखा जाता है कि भाई अब 1.5 महीना हो गया है लगभग, तो क्या इस बच्चे में धड़कन आ गई है? अगर उस बच्चे में धड़कन आ गई है तो इसका मतलब कि वो जो है उसकी प्रेगनेंसी अच्छे से सेटल हो गई है वहां पे। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी बच्चे में धड़कन हो सकता है 2 महीने के बाद आती है। ठीक है, कि 2 महीने तक जब तक धीरे धीरे होता है वो तब तक आती है। ठीक, अब संघभरता के दूसरे माह के अंत तक जो भ्रूण होता है उसमें पाद और अंगुलियां, यानी कि जो उसके पैर हैं और उंगलियां जो होती है वो विकसित होने लगती हैं। 12 सप्ताह यानी कि पहली त्रिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यहाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। ठीक है, के लास्ट तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। लगभग सभी बन जाते हैं, छोटे छोटे से होते हैं सब बन जाते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए पैर और जो उसके क्या बोलते हैं बाह्य जनन अंग होते हैं वो अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है ये कि गर्भ अवस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सर पर बालों का उग जाना, ये सामान्य जनरली देखा जाता है कि जब 5वां महीना होता है तो ये सब चीजें एक बच्चे में नोटिस करनी शुरू हो जाती हैं, जो हमें किसमें पता चलता है? सोनोग्राफी में पता चलता है। ठीक है, और 24वें सप्ताह के अंत तक यानी कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है, इसको क्या है दूसरी तिमाही के लास्ट में यानी सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में पूरे शरीर पर क्या होता है? कोमल बाल निकल आते हैं, यानी कि जब बच्चा अंदर गर्भ में होता है अपने माँ के पेट में होता है तभी देखो ये बाल वगैरह भी उसकी बॉडी पे तभी आ जाते हैं। आंखों की जो पलकें होती है ना वो दिखने लग जाती हैं। और ब्रोनिया बन जाती हैं। ठीक, गर्भ अवस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है अगर वो एक स्वस्थ बच्चा है तो, यहाँ पे कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और प्रसव यानी कि डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। करेक्ट तक? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आई थिंक वो वीडियो थी जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले एक और चीज है जो देखते हैं हम। क्या देखेंगे? एक फ्लो चार्ट बनाएंगे हम। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जहां पे हम लिखेंगे ये मंथ है। ठीक, और यहां क्या लिखेंगे? उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन। ठीक है, एक तरफ मंथ हो गए और दूसरी तरफ परिवर्तन हो गए। अगर हम मंथ की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 महीने होते हैं क्योंकि। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम पहले महीने की बात करते हैं, फर्स्ट मंथ की बात करते हैं, तो अभी हमने टेक्स्ट में देखा था कि सबसे पहले क्या बनता है? उसका हार्ट बनता है, यानी कि उसका हृदय बन रहा है। ठीक है, तो पहले महीने में क्या हो रहा है भाई? उसका हृदय बन रहा है, हृदय बनता है। ठीक है, जिसकी हम धड़कनें सुन सकते हैं, धड़कन सुन सकते हैं, है ना? सुन सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो पहला महीना था वहां ऐसा हुआ। दूसरे में क्या होता है? हाँ, दूसरे में हम बात करी थी कि भाई उसके हाथ पैर बनने लगते हैं, उंगलियां बनने लगती हैं, है ना? उसके क्या बने? हाथ पैर। उनकी क्या बनी? उंगली। ठीक है, क्या हुई? बनने लगती हैं, बन जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है तीसरे महीने में? हमने क्या बात करी थी तीसरे महीने में कि भाई इनके अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। यहां पर अंगों का निर्माण क्या हो गया? स्टार्ट हो गया यहां पे। ठीक है, अंग तंत्र मतलब अंग तंत्र कौन कौन आते हैं? जैसे पाचन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, जैसे
जनन तंत्र हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या होता है अगर हम चौथे और पांचवें महीने की बात करते हैं तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, चौथे और पांचवें महीने में हम क्या बात करते हैं कि भाई कि शिशु जो होता है मतलब उसकी आईज भी डेवलप होने लग जाती है अगर हम बात करें आपकी। लेकिन अगर आपकी बुक की बात करें, टेक्स्ट बुक की, उसमें चौथे महीने में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। लेकिन जनरली जो होता है चौथे पांचवें महीने में क्या होता है कि भाई जो शिशु होता है ना, एक माता जो होती है, मदर जो होती है, वो क्या है चौथे महीने के बाद अपने बच्चे में ना हलचल महसूस कर सकती है अपने पेट में कि हाँ मेरा बच्चा मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, कभी कभी आपने पिक्चरों में भी देखा हो ये सब चीजें कि हाँ बच्चा मूवमेंट करते हुए क्या करते हैं, जो कपल्स होते हैं वो होते हैं कि देखो बच्चा भी मूवमेंट कर रहा है। तो चौथे महीने के बाद से क्या होता है, ये चीजें बच्चा शुरू कर देता है अंदर मूवमेंट करना। ठीक है, तो शिशु क्या कर रहा है भाई, गतिशीलता, गतिशीलता। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, गतिशीलता करे, मतलब कि वो अंदर मूवमेंट करना उसने शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ बच्चे में क्या चेंज आते हैं, इसके साथ साथ क्या होता है कि भाई उसके क्या होता है सिर पर, हाँ सिर पर क्या आ जाते हैं, उसके बाल उगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बाल उगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम छठवें मंथ की यानी कि 6 मंथ की अगर बात कर रहे हैं तो 6 मंथ में क्या हो रहा है भाई, 6 मंथ में क्या हो रहा है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर पे छोटे छोटे रुए जैसे ना बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, शरीर पे क्या हो रहा है, शरीर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। बाल आने शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, उसकी जो छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी आंखें होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें पलके आने शुरू हो जाती हैं। हाँ, पलके उसमें बननी शुरू हो जाती हैं। तो क्या लिखेंगे इसको हम, जो आंखें होती हैं, ठीक है, आंखों में क्या होता है, पलके बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, पलके बननी क्या हो रही है, शुरू हो जाती हैं। ठीक, ओके। अब 7th 8th और 9th ये जो 3 महीने होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो धीरे 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 टाइम लेते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। ठीक है, डेवलप होंगे तभी तो एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। तो ये जो 3 महीने होते हैं ये इसको इसीलिए चाहिए होता है। ठीक है, और 9 से 9.5 यानी कि 9 से 9.5, 9 से 9.5 ये जो मंथ होते हैं, इनमें क्या होता है, डिलीवरी के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, कि अगर 9 महीने कंप्लीट कर लिए एक फीमेल ने तो हो सकता है 9 महीने में उसकी डिलीवरी हो जाए, और कभी कभी 9.5 भी होता है, बुक के हिसाब से 9.5 है। तो ठीक है, तो हम लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते कि 9 है या 9.5 है। ठीक, तो इसके बीच का टाइम ले सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, 9वें महीने में क्या हो जाता है, प्रसव हो जाता है, यानी कि डिलीवरी हो जाती है उस महिला की। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम आता है भाई आपको एक प्यारी सी वीडियो दिखाने का, और वो वीडियो देख के ना यकीन मानिए आपको खुद बहुत खुशी होगी जो चीजें यहाँ हो रही है उसको देख के। चलो ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे इस स्क्रीन को थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा और फिर से इसको चालू करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये तो हमने देख लिया था, है ना, ये भी देख लिया था हमने, ये भी देख लिया था हमने। चलो आ गए हैं मेन मुद्दे पे अपने। यहाँ पे एक वीडियो है, देखो ये छोटा सा बच्चा है। ठीक, ये देखो ये क्या है, इसकी एम्बिकल कॉर्ड है जिसके बारे में हमने बात करी थी, नाभि रज्जु जिसको हमने बोला था एम्बिकल कॉर्ड। ये वो एम्बिकल कॉर्ड है जिसमें क्या होता है, बच्चा इसी से क्या है, पोषण तत्व जो होते हैं वो अपनी माँ के शरीर से लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेता है और क्या देता है, और यही चीज क्या करती है वापस, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी बॉडी से जो बाहर निकलता है यानी कि फीकस। ठीक है, वो क्या करता है, वो इसी के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है, मतलब पोषक तत्व भी इसी से अंदर आ रहे हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी इसी से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके, आगे देखो, देखो धीरे धीरे इसका ब्रेन बन रहा है, देखो इसका हार्ट बन गया है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पीछे इसकी बैकबोन बन गई है, देखो इसकी हड्डियां बननी, यहाँ ब्रेन और हार्ट है, यहाँ देखो ये हड्डी बननी शुरू हो गई है इसकी 3रे महीने में।
कितना खुश है देखो बच्चा। हाँ देखो 4 से 6 महीने में क्या हो रहा है, उसके सेंसेस डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, 4 से 6 महीने में इसके सेंसेस डेवलप हो रहे हैं, इसके शरीर पे बाल आ रहे हैं, है ना। सेंसेस क्या है, इसकी नाक है, आंख है, ठीक है, इसकी स्किन है, जीभ है और कान है। प्लस क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है बच्चा यहाँ पे, है ना। बताया था ना कि चौथे महीने के बाद से जो फीमेल होती है, जो माँ होती है, वो ये चीज नोटिस करना शुरू कर देती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, अंदर हलचल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। जो बेस्ट पल होता है जो एक फीमेल रियलाइज करती है अपने बच्चे के लिए, तब उसको एहसास होता है कि हाँ उसके अंदर कुछ है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि इससे बाहर आ जाएगा, अभी कितना सुंदर लग रहा है। मैंने बोला था ना कि अगर ये देखोगे तो आपको सच में बहुत खुशी होगी। हो रही है ना देख के। हम सब अपने माँ के गर्भ में यानी कि उनके पेट में थे, तो हम सब भी ऐसे ही थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 7वें से 9वें महीने में क्या हो रहा है, बच्चा डेवलप हो रहा है, सिर्फ डेवलप हो रहा है। और इसके साथ साथ जो उसके लंग्स हैं, उसके फेफड़े हैं, थोड़ा सा उनमें इनहैंसमेंट होता है, मतलब वो डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो ये था इसमें। और इसी के साथ थैंक यू, यहाँ पर हमने अपना आज का ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद करती हूँ कि इसको समझने में बहुत आसानी हुई होगी, आपको बहुत मजा आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था। हाँ, आया मजा या नहीं आया, सच बताना। आया मजा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, भूलना नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो बच्चा लोग अभी हम जाते हैं ताकि हम जल्दी से वापस आ सके एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तो तब तक आप मस्ती करिए, घूमिए फिरिए, खूब सारी हंसी मजाक कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको बिल्कुल भी पढ़ाई का हाथ नहीं छोड़ना है, खूब सारी पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, चलो फिर अभी हम चलते हैं ताकि जल्दी से वापस आए यहाँ पर और आपसे मिले। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो क्या करना है, डाउट नोट करना है, क्योंकि भाई हम आपको यहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जाना है आपको। तो बच्चा लोग तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और मेरे आने का वेट कीजिए। ठीक है।